नमस्कार, आप देख रहे हैं धी टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूएनएससी में निर्विरोध अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाएगा भारत। 17 जून से होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की शुरुआत। वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों का होगा चुनाव। भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देगा अटल इनोवेशन मिशन। नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर करेंगे काम। भारतीय वायुसेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए विकसित किया एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड। दुर्गम और रिमोट इलाकों में फंसे संक्रमित मरीजों के इलाज में मिलेगी बड़ी मदद। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर फेसाई द्वारा जारी किया गया राज्यों के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स। इस अवसर पर फेसाई ने ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 ई बुकलेट भी की जारी। केरल में हथनी की निर्मम हत्या पर एनजीटी और पेटा ने भी जताया रोष। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करेगा एनजीटी। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 4,000 करोड़ रुपए की आवंटित। सिंचाई की इस तकनीक से होगी पानी की बचत और कृषि पैदावार बढ़ेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में खोला गया उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग के करीब 18 एकड़ जमीन में बनाया गया ये पार्क। और अब खबरें विस्तार से। 17 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता के रूप में चुनाव होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में इन चुनावों में भारत का जीता जाना तय है। भारत ये काफी लंबे समय से कहता आया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का हकदार है। वहीं ये कहते हुए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रहा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं यूएनएससी के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। वहीं 10 गैर स्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। ये देशों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है। वहीं जनवरी 2020 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए वियतनाम, नाइजर, एस्टोनिया, ट्यूनीशिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस सहित 5 देशों को यूएनएससी के लिए चुना गया था। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस यूएनएससी सीट सुरक्षित करने वाला सबसे छोटा राष्ट्र है। वर्तमान में यूएनएससी में 10 गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर जर्मनी, बेल्जियम, कोटे डिआइवर, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू और पोलैंड शामिल हैं। चलिए अब एक नजर यूएनएससी में होने वाले चुनावों के बारे में। वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए यूएनएससी का चुनाव 17 जून को होगा।
1 जून 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी, क्योंकि इस जून महीने के लिए फ्रांस 15 राष्ट्रों की परिषद का अध्यक्ष बन गया है, जहां वर्ष 2020-21 के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत सीट से गैर स्थायी सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है। वहीं कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों की श्रेणी के लिए 2 सीटों हेतु चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिको लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सीट से एकमात्र उम्मीदवार है। केन्या और जिबूती अफ्रीकी देशों से गैर स्थायी सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले सप्ताह नई वोटिंग व्यवस्था के तहत यूएनएससी चुनाव का संचालन करने का निर्णय लिया था। यूएनएससी के चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। आपको बता दें, हाल ही में चीन ने मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 स्थायी और 2 वर्ष के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। 15 सदस्य बारी बारी से हर महीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं। हाल ही में 5 जून को CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, भारत में नवाचार को बढ़ावा मिले, इसलिए दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। अटल इनोवेटिव मिशन के तहत इस नई परियोजना में CSIR इंक्यूबेटर्स विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। वो नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, 5 जून 2020 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अटल इनोवेशन मिशन परस्पर हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आगे आए। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए CSIR अपने ज्ञान के मजबूत आधार से सहयोग करेगा और विश्व स्तर के अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध करवाएगा। दूसरी ओर अटल इनोवेशन मिशन देश में अभिनव परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। एक नजर ये परियोजना क्या है। CSIR अनुसंधान और नवाचार को एराइज के सहयोग से प्रोत्साहन देगा। अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल एराइज वर्तमान में MSME के लिए अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रहा है। जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग लैब्स के बीच गहन सहयोग के माध्यम से पूरे भारत के स्कूलों में समस्या समाधान करने वाले दृष्टिकोण सहित छात्रों को तैयार किया जाएगा। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से पूरे देश के 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में हैं। वहीं कोविड-19 महामारी की इस लड़ाई में IF द्वारा एक अहम भागीदारी दी गई है। IF ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जहां रिमोट एरियाज में फंसे कोविड-19 संक्रमित मरीजों को इलाज में काफी मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना ने आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित डिजाइन विकसित और प्रतिष्ठापित किया है। ये कोविड-19 सहित विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों को अलग थलग बहुत ऊंचाई और दूर दराज के क्षेत्रों से निकालने में मदद करेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 रोगियों से संक्रामक एरोसोल्स के प्रसार को रोकने वाली सुविधा के साथ ही एक हवाई निकासी प्रणाली की आवश्यकता थी। इस पोर्ट का पहला प्रोटोटाइप 3 BRD-EF में तैयार किया गया था और जिसमें कई संशोधन किए गए थे। विज्ञप्ति में ये भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का समर्थन करने के लिए इस पोर्ट को बनाने के लिए केवल स्वदेशी सामग्री का ही उपयोग किया गया है। डिजाइन प्रणाली केवल 60,000 रुपए की लागत से विकसित की गई है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने इस आइसोलेशन सिस्टम अर्पित के बारे में जानकारी को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है। क्यों होगा अर्पित फायदेमंद? आइसोलेशन सिस्टम उपयुक्त संख्या में एयर एक्सचेंज, इंट्यूबेटेड
मरीज के लिए वेंटिलेशन सुविधा और चिकित्सा निगरानी उपकरणों के समन्वयन की जरूरत को पूरा करेगा। ये एयर क्रू परिवहन में शामिल स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को ग्राउंड क्रू में संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए आइसोलेशन चैम्बर में उच्च सतत नकारात्मक दबाव उत्पन्न करेगा। ये हवाई बचाव पॉड हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर H13 श्रेणी के फिल्टर का उपयोग करता है। ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर के इस्तेमाल के द्वारा इनोवेटिव वेंटिलेशन में भी सहायता करता है। पॉड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हाई एंड्योरेंस के साथ पावर पैक और हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा इस्तेमाल के लिए लॉन्ग आर्म ग्लव्स की व्यवस्था करेगा। ये प्रणाली कैसे विकसित की गई? रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि इस प्रणाली को हल्के वजन वाली आइसोलेशन प्रणाली के तौर पर विकसित किया गया है, जो विमानन प्रमाणित सामग्री से बना है। इसमें रोगी दृश्यता बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ और पारदर्शी कास्ट परपेक्स है। ये मौजूदा मॉडलों की तुलना में अधिक बड़ा और व्यापक है। इस प्रणाली को केवल 60,000 रुपए की लागत पर विकसित किया गया है, जो कि ऐसी किसी आयातित प्रणाली की तुलना में काफी कम है। इस जानकारी में ये भी बताया गया है कि इस प्रणाली के डिजाइन की विभिन्न आवश्यकताओं को अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रोग नियंत्रण केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना में अब तक कुल 7 अर्पित्स को शामिल किया गया है। अर्पित वायरस को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन का उपयोग करता है। वहीं 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। इस अवसर पर फेसाई ने एक वेबिनार भी आयोजित किया। इस वेबिनार में फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में फेसाई ने जानकारियां साझा की। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर फेसाई द्वारा राज्यों के लिए फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। इस अवसर पर फेसाई द्वारा ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 ई बुकलेट भी जारी की गई। आपको बता दें, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 की थीम फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस रही। एक नजर राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स पर। फेसाई ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स विकसित किया है। फेसाई द्वारा वर्ष 2019 में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया था। इन इंडेक्स में 5 पैरामीटर के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है। पहला, मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन। दूसरा, कार्यान्वयन। तीसरा, खाद्य जांच, अवसंरचना और निगरानी। चौथा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। और 5वां, उपभोक्ता सशक्तिकरण। द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फेसाई के इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। बड़े राज्यों में गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है। इसके उपरांत दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है। इसके उपरांत मणिपुर और मेघालय है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्या है? केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फेसाई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। फेसाई मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था का प्रबंधन करता है। देश के सभी राज्यों, जिलों एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को सुनिश्चित करता है। बीते दिनों केरल में एक हथनी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश में रोष था। वहीं एनजीटी ने भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया है। साथ ही पेटा ने भी रोष जताते हुए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए। केरल में हुई हथनी की निर्मम हत्या का पूरे देश में रोष था। मालूम हो कि कथित तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा पटाखों से भरे अनानास को खिलाने के कारण हुए विस्फोट के चलते हथनी घायल हो गई थी।
बाद में 27 मई को वेलियार नदी में उसने दम तोड़ दिया था। हथनी की मौत के बाद हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि वो गर्भवती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया था कि अनानास खाने के बाद मुंह में विस्फोट होने से हथनी का जबड़ा टूट गया था, जिससे वो कुछ खा नहीं पा रही थी। वहीं पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया के सीईओ डॉक्टर मणिलाल वलियते ने सरकार से पशुओं की सुरक्षा को लेकर कानून को मजबूत करने की अपील की है, क्योंकि ऐसी घटनाएं केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में हो रही हैं। पेटा को हर दिन 100 से अधिक इस तरह के मामले मिलते हैं। वहीं एनजीटी ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण नियमों का अनुपालन नहीं होने के कारण ही पशुओं की जान खतरे में आने की घटनाएं हो रही हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वास्तविक स्थिति का पता लगाने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक संयुक्त समिति का गठन जरूरी है। एनजीटी ने कहा कि समिति मामले की जांच करेगी और कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करेगी। एक नजर एनजीटी पर। दिनांक 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के परिवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया। ये एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों, बहुअनुशासनिक मामलों सहित सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा। अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य 4 पीठ होंगे। अब एक नजर क्या है पेटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर में जानवरों के हक की बात करती है। 1980 में बनी इस संस्था में लगभग 400 लोग काम करते हैं और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्था का स्लोगन है, पशु हमारे खाने, पहनने, प्रयोग करने, मनोरंजन के लिए उपयोग करने या किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। कम पानी के इस्तेमाल में ज्यादा पैदावार हो, इसको लेकर एक योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर भारत सरकार ने राज्यों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए धन आवंटित किया है और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पास 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई फंड बनाया गया है। इस फंड से माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए सूक्ष्म सिंचाई फंड से अब तक आंध्र प्रदेश को 616.14 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 778.79 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों में कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक उपज लेना है। सिंचाई की इस तकनीक से न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि उर्वरकों की खपत कम होने के साथ साथ मजदूरी का खर्च भी कम होता है, जिससे खेती की लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत धनराशि आवंटित करने की सूचना से अवगत करवा दिया गया है। बता दें कि सिंचाई में पानी एक एक बूंद का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई हुई है। सरकार ने इस योजना का नाम पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम चलाई है। इस स्कीम में सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पर ड्रॉप मोर क्रॉप
स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उर्वरक उपयोगों, श्रम व्यय और लागत को कम करना भी है। और वहीं उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में तैयार हो गया है। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस पार्क को जनता के लिए खोल दिया गया। इस पार्क में लगभग 500 प्रजातियां पौधों की आपको देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने एक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पार्क विकसित किया है। 18 एकड़ जमीन में बने इस पार्क में तरह तरह के पेड़ पौधों के अलावा भी काफी कुछ है। उत्तराखंड सरकार जल्दी ही इसे आम जनता के लिए खोलने वाली है। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने 2 साल इस पार्क को विकसित करने में मेहनत की है। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग के करीब 18 एकड़ जमीन में इस पार्क को बनाया गया है, जिसमें 40 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। पार्क में कुल 500 वनस्पति की प्रजातियां लगाई गई हैं। इस पार्क में धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य संबंधी वाटिका, बुद्ध वाटिका और पुलवामा शहीद वाटिका भी बनाई गई है। इस बायोडायवर्सिटी पार्क में 40 से ज्यादा औषधीय पौधों की भी प्रजातियां लगाई गई हैं। पार्क में 40 विषयगत खंड हैं। इसमें फल, पौधे, खाने योग्य प्रजातियां, औषधीय और वाणिज्यिक महत्व के पौधे भी शामिल हैं। पार्क में ऐसे पौधे भी शामिल हैं जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। पार्क में स्थानीय खाद्य किस्में भी शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से जंगली बेर जैसे काफल, घिंगरू, हिसालू और किलमोरा शामिल है। ये जामुन प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगते हैं और स्थानीय लोगों द्वारा इनका सेवन किया जाता है। बायोडायवर्सिटी पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें राज्य के अंदर पाए जाने वाली अलग अलग तरह की मिट्टी, पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले बीज और जड़ी बूटियों से निकलने वाला तेल भी रखा गया है। आम जनता जैव विविधता को अच्छी तरह समझ पाए, इसके लिए यहाँ जुरासिक पार्क भी बनाया गया है। बायोडायवर्सिटी पार्क में पाम, जलीय पौधों, कैक्टस और विदेशी फूलों की अनेकों प्रजातियां विकसित की गई हैं। मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक बहुत ही कम संसाधनों में इस पार्क को जनता के लिए खास बनाने की कोशिश की गई है। ये पार्क आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएगा कि उनके आसपास मौजूद वनस्पतियां उनके लिए कितनी कारगर साबित हो सकती हैं। आपको बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस पर इस पार्क की स्थापना की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस जो बीते 5 जून को मनाया गया। उत्तराखंड राज्य जो जैव विविधता से समृद्ध है, निम्न कारणों से वनस्पतियों और जीवों को खो रहा है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान का विखंडन, आवास क्षरण है। राज्य में जैव विविधता के क्षरण का मुख्य कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कुछ एक विशेष खाद्य उत्पादों की लोकप्रियता है। इन खाद्य पदार्थों को सुपरफूड्स कहा जाता है। हालांकि पहाड़ियों को बागान में बदल दिया जाता है, लेकिन वनों के संरक्षण के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं। ऐसे में ये बायोडायवर्सिटी पार्क एक कारगर कदम साबित हो रहा है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। भारत जल्द ही कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा। भारत कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव के अनुसार देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म किया जाएगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्थापित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोयला क्षेत्र में कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि दर के साथ वापसी करेगी। इससे पहले फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया था कि अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि 5% पर आ जाएगी। ये भी उजागर हुआ है कि 9.5% की वृद्धि तभी संभव है जब देश वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य में और गिरावट से बचता है। फिच रेटिंग्स विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास का प्रावधान और गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया। जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को बीते 9 जून को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली बच्चों के लिए ई-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दोनों के बीच डिजिटल रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। कक्षा 1 से 12 के लिए सभी एनसीईआरटी टीवी चैनलों में शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी। विद्यादान 2.0 कार्यक्रम के तहत रोटरी इंटरनेशनल एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगी। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ये साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने एक निविदा जारी की है। आपको बता दें, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसने हाल ही में एक निविदा जारी की है जो एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट वेरिफिकेशन और गलत सूचना का पता लगाने से संबंधित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। आपको बता दें, BECIL एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहता है और उसने ये भी घोषणा की है कि बोली लगाने वाली फर्मों को समाचार के स्रोत की जियो लोकेशन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर 25% कर दिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। असम में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल के कुएं से हुआ तेल रिसाव। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं 14 दिनों से अधिक समय से लीक हो रहा है। हाल ही में तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम जगह पर पहुंची। आपको बता दें, बागजान कुआं असम की समृद्ध जैव विविधता से भरे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से सटा है। भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली के क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों सहयोग की बात कही गई है। ट्विटर ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा की शुरू। ट्विटर ने हाल ही में भारत में फ्लीट्स नाम से एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। ये फीचर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए स्टोरीज फीचर जैसा है। हालांकि फ्लीट्स में लाइक, रीट्वीट या पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर नहीं है। ट्विटर ने ब्राजील और इटली के बाद भारत में ओस फीचर की शुरुआत की है। ये ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा। #iCommit भारत के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिन्हा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #iCommit अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंकों और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। ILNFS ने गुजरात सरकार को बेची 50% की हिस्सेदारी। इंफ्रास्ट्रक्चर लिंचिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में 50% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। ये सौदा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की अनुमति मिलने के बाद किया गया है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।